हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पटवारी और मध्य प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसी निकल के आई हैं। उसमें मैथ्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। मैथ्स हर एक जो वैकेंसी निकल के आई है उनमें मैथ्स सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है। पटवारी में 25 नंबर की मैथ्स आएगी, ऐसे ही पुलिस का पेपर है, ऐसे ही ITO का पेपर है। सभी में मैथ्स के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आने वाले हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम पटवारी 2017 के जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से हमें अपने टाइम को मैनेज करना है और कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आई होप ये सारी चीजें आपको पसंद आएंगी। तो हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को या फिर कोई भी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तरीका होना चाहिए कि हमें उस क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना है, उसको किस तरीके से रीड करना है। जब हम क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो हमें उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा और हमें सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो एक बार हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको क्या लिखा है, उसमें से क्या निकालना है, हम सारी चीजें देखेंगे। लिखा है, एक स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटों में पूर्ण की। उसने आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे और शेष दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटे में पूर्ण किया, तो तय की गई दूरी क्या है। आई बात समझ में। उन्होंने पूछा है टोटल जो टाइम लगा उसको, टोटल जो टाइम लगा है वह कितने घंटे है, 6 घंटे का समय लगा उसको अपने पूरी यात्रा को तय करने में। उसने आधी दूरी करी है, आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और आधी दूरी किसकी रफ्तार से करी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला है। तो अब हमें दो चीजें देखना है। जब भी हम यहां देख लेते हैं, जब भी हम टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें क्या करना है, एक ही फॉर्मूले को याद करना है। इसमें एक ही फॉर्मूला होना चाहिए। वो कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। या फिर आप इसको याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं, DST के फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं। D4 हो गया डिस्टेंस दूरी, बराबर S मतलब स्पीड चाल और T मतलब टाइम मतलब समय। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसको याद रखना है। अब हम इसको जिस यहाँ पे दूरी के फॉर्मेट में चाहिए था तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। बाकी हम इसको पक्षांतर करके या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सारी जो वैल्यू है निकाल सकते हैं। अब उन्होंने हमें एक इंफॉर्मेशन दी है कि उनको टोटल घंटे कितने लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं अपनी यात्रा को पूरा करने में। मतलब हमें टाइम के फॉर्मेट में एक इंफॉर्मेशन दी है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को टाइम के फॉर्मेट में क्या करेंगे, यूज करेंगे। हमें लिखा है D इज इक्वल टू S इंटू T, तो टाइम यहां बचा लेंगे, स्पीड को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस के नीचे आ जाएगा। मतलब टाइम इज इक्वल टू D अपॉन S। इस वाले फॉर्मूले का यूज हमें करना पड़ेगा। अब उन्होंने बोला है कि आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह चलता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें देखना है कि हम अपनी दूरी को क्या माने। क्या हम अपनी दूरी को x मान सकते हैं, तो x का आधा करना तो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। याद रखना, हमें वो ही संख्या मानना है जो हमारे लिए कैलकुलेशन को कम करे, ना कि कैलकुलेशन को इंक्रीज कर दे। अगर आप इसका आधा करेंगे तो x/2 हो जाएगा, जो गलत है। तो हम क्या मान लेंगे कि हमारी दूरी है, माना हमारी दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, माना कुल दूरी की कितनी है 2x। कितना माना, कुल दूरी कितनी है 2x, हमने इसको मान लिया। अब उन्होंने बोला है कि 2x का आधा क्या हो जाएगा, x जो दूरी है कितने किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, वह 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला है। तो दूरी बटे समय क्या मिल जाएगा आपको, समय।
मतलब पहली जो आधी डिस्टेंस हो उसमें कितना समय लगेगा, x/60। आई बात समझ में। जब दूसरी जो डिस्टेंस है, दूसरी अब कितनी बची आधी, x है ना, x तो यहाँ पे चल लिया उसने, अब x यहाँ पे बचा, तो इसको कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना है, उसको 90 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलना है। तो ये तो टाइम हो गया आधी दूरी का, ये टाइम हो गया दूसरी दूरी का। और उन्होंने बोला है कि अगर इन दोनों को योग कर दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितने टोटल घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है। यहाँ पे इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 और 90 का एलसीएम हो जाएगा 180। जब 180 60 और 90 का एलसीएम हो जाएगा, अब 60 से 180 को भाग देंगे तो कितने बार, 6 तिरी 18, मतलब 3 बार। 3 का गुणा ऊपर x से कर देंगे तो हो जाएगा 3x, प्लस 90 से इसको भाग देंगे तो 90 दूनी 180, और 2 का गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा ये 2x, बराबर कितना हो जाएगा 6। अब इसको और आगे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x/180 इज इक्वल टू 6/1 कर दो। 5 से इसको काट दो, 5 36 बार ये कट जाएगा, 5 36 में कितना हो जाएगा 180। तो अब क्या बचा, x/36 बराबर 6, 6 का गुणा इधर कर दोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 इंटू 6, 6×36 बचा 3, 6 तिरी 18 और 3 21, तो x बराबर कितना आ गया अपना 216। 216 x की वैल्यू आई, मतलब आधी दूरी कितनी हो गई 216। हमें 2x दूरी निकालना है ना, क्योंकि हमने 2x माना था, तो हमारी कितनी हो जाएगी 2 इंटू एक्स बराबर 2 गुणे 216 बराबर कितना 432 किलोमीटर, जो हमारी टोटल दूरी है वह निकल के आ जाएगी। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे आप देख लो इसका सही आंसर कितना आ गया 432। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको, क्या देखना है यहाँ पे हमें कि उन्होंने बोला है कि टोटल कितने घंटे लगना है, 6 घंटे लगना है। आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह चलता है। ठीक है, तो इसको याद रख लो। अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, लेकिन हमें टाइम के फॉर्मेट में दिया है तो हम इसको टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले से हमें टाइम मिल जाएगा t1, मतलब पहला टाइम कितना मिलेगा, हमने दूरी सबसे पहले तो दूरी कितनी सपोज कर ली 2x, इसका आधा क्या हो जाएगा x दूरी कितने घंटे प्रति घंटे की चाल से चलना है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, ये हमें पहला टाइम मिल गया। मतलब पहली आधी दूरी चलने में कितना टाइम लगा x/60। दूसरा टाइम t2 मान लो, मतलब दूसरी जो आधी दूरी रह गई क्या रह गई x, है ना, उसमें 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे। अब इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए 6x/60 धन x/90 बराबर 6। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 216। x बराबर 216 आ गया, तो ये कितनी दूरी आई है आधी। हमने दूरी कितनी मानी थी 2x, तो हमारी x इंटू 2 मतलब 2x, मतलब 216 इंटू 2 मतलब 432 किलोमीटर, ये आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का 2 गुना है, यदि हमारी आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर है तो मेरी आयु क्या है ना। उसने बोला है कि मेरा चचेरा भाई, ठीक है, मेरी आयु से 2 गुना है, तो हम जिससे कंपेयर करते हैं उसका मान लेते हैं। जैसे उन्होंने बोला है कि मेरी आयु का 2 गुना है, तो हम मेरी आयु को क्या मानेंगे, मेरी आयु कितनी है मान लें x, है ना, और मेरे चचेरे भाई की कितनी हो जाएगी, चचेरे भाई की कितनी हो जाएगी 2x, है ना। अब इनका अनुपात क्या हो जाएगा, x मेरी हो गई और 2x मेरे भाई की हो गई। x से x कट जाएगा, मतलब 1:2। एक किसकी आयु हो गई, मेरी आयु, और मेरे चचेरे भाई की हो गई 2। ठीक है, आपको ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मेरी आयु की 2 गुनी है तो मेरी कितनी हो गई 1,
चचेरे भाई की आयु कितनी हो जाएगी 2। डायरेक्ट आपको इसको लिखना है, ये सारी चीजें नहीं करना। फिर उन्होंने बोला है कि हमारी आयु के मध्य अंतर कितना है 20 वर्ष। आयु के मध्य अंतर कितना है 20 वर्ष, है ना। और जो रेशियो है इनके बीच अंतर कितना है, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना 1 वर्ष। 1 वर्ष का अंतर हमारे हिसाब से और उनके हिसाब से कितना है 20 वर्ष, है ना। तो 1 बराबर कितना हो गया 20, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 बराबर 20, 2 बराबर 40। तो उन्होंने पूछा है मेरे चचेरे भाई हमारी आयु का अंतर 20 वर्ष है, तो मेरी आयु बताना है। मेरी आयु मैंने कितनी मानी थी 1, और 1 बराबर कितना आ गया 20, तो कितना आंसर आ जाएगा 20। आई होप ये सारी जानकारी आपको ठीक लग रही होगी। एक बार फिर से देख लो कैसे इसको हमारा अप्रोच क्या होनी चाहिए। मेरे चचेरे भाई मेरी आयु का दोगुना है। किसकी दोगुना है, मेरी आयु का। मतलब मेरी आयु कितनी हो गई 1, चचेरे भाई मुझसे दोगुना है मतलब 2, तो चचेरे भाई की आयु कितनी हो गई 2। इनके बीच में अंतर कितना है 1, क्वेश्चन के अनुसार अंतर कितना है 20, मतलब एक जो यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो आपसे पूछा क्या है मेरी आयु, तो हमने कितनी मानी थी 1 बराबर 20। अगर चचेरे भाई की पूछी होती तो 2 यूनिट होती, तो 2 दूनी मतलब 2 20 में कितना हो जाता 40 वर्ष। लेकिन उन्होंने एक ही यूनिट पूछी है, तो कितना आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। बस इतना ही करना है ऐसे क्वेश्चन में, है ना। टाइम बचेगा आपका। अगला क्वेश्चन है एक कार्य को 16 दिन में, बी 20 दिनों में पूर्ण कर लेता है। दोनों साथ मिलकर 4 दिनों में कार्य करते हैं और फिर ए छोड़कर चला जाता है। अब कार्य को पूर्ण करने में बी को कितने दिन कार्य करना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना होगा। इस क्वेश्चन से हम सारे जो टाइम वर्क के क्वेश्चन है उनको किस तरीके से किया जाता है हम देख लेंगे। तो कॉन्सेप्ट को जरूर देखना है। देखो जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको देखना है। अब उन्होंने बोला है ए एक कार्य को कितने दिन में करता है, तो ए एक कार्य को करता है कितने दिन में, उनके अनुसार 16 दिन में। कितने दिन में 16 दिन में। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आगे देखो बी कितने दिन में कार्य करता है, तो 20 दिन में एक कार्य को करता है। अब हमें चाहिए कि टोटल काम कितना है, कुल कार्य कितना है, इसको निकालना है। तो कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। ऐसा छोटा से छोटा नंबर देखना है जिनमें दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो आपको 20 चौके कितना होता है 80 और 16 पंचे होता है 80, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 80। मान लो हमने कुल कार्य कितना मान लिया 80। अब 80 काम करने के लिए एक को कितने दिन लगे हैं 16, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा 80/16, तो 16 पंचे कितना होता है 80, तो कितना काम करेगा एक दिन में 5 कार्य यह ए करेगा। फिर बी 80 काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में कार्य करेगा कितना 20/80, तो 20 चौके 80, कितना कार्य करेगा 4। मतलब एक दिन का ए का काम कितना है 5, बी का काम कितना है 4। इतना आपको निकाल के रख लेना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से आपको निकालना है। जितने दिन दिए रहेंगे वो देख लेना है। कुल कार्य आपको उनका एलसीएम मान लेना है। फिर उस जो कार्य हम कुल मानेंगे उसके अनुसार उनका एक दिन की एफिशिएंसी को निकाल के रख लेना है। एक दिन की क्षमता को आपको निकाल के रख लेना है। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। उन्होंने बोला है दोनों साथ मिलकर 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को साथ मिलकर एक साथ मिलकर 4 दिनों का कार्य उनसे करवा देते हैं। ए प्लस बी कितने दिन कार्य करते हैं 4 दिन कार्य करते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ए कितना कार्य करता है 5 प्लस बी कितना कार्य करेगा 4, दोनों मिलकर कितने कार्य कर लेंगे 9 कार्य। कितने दिन कर रहे हैं ये 4 दिनों तक कर रहे हैं 9 कार्य, तो 9 चौके 36 कार्य ये कितने दिन में कर लेंगे 4 दिन में। कितना कार्य कर लेंगे 36, तो 4 दिनों जब 4 दिन खत्म होंगे तो ये दोनों मिलकर कितना कार्य कर देंगे टोटल 36। अब 80 टोटल कार्य था, 36 उन्होंने कर लिया, कितना बचा, तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 माइनस 36, तो कितना बचेगा 10 में से 6 गए 4 और 8 में से 4 गए फिर से 4,
अब कुल कार्य कितना बचा? 44। उन्होंने बोला है कि ए अचानक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो अब जैसे ही 4 दिन हुए तो ए कार्य छोड़कर क्या होगा? चला गया। अब जो शेष कार्य है वो कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि ए तो चला गया। और काम कितना बचा? 44। जब 44 कार्य बचा और ए चला गया तो अब कौन कार्य करेगा? ये केवल बी करेगा। और बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 4। तो 44 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे उसको? 11। तो 11 दिन लगेंगे उसको टोटल कार्य करने में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या है मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। देखो, करना यह है कि जैसे ही आपसे बोला कि ए कितने दिन में करता है? 16 दिन में। बी कितने दिन में करेगा? बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो आपको इन दोनों का निकालना है एलसीएम। जैसे ही आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 80। फिर इनकी एफिशिएंसी निकालना है 16 पंचे 80, 5 एक ही आ गई, और 20 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब उन्होंने बोला है कि ए और बी कितने दिन कार्य करते हैं? 4 दिन। तो ए प्लस बी कितना काम करेंगे? 4 दिन काम करते हैं, ठीक है। और फिर बी को छोड़कर चला जाता है, शेष काम कौन करता है? अकेला बी, है ना। अब कितने दिन काम करेगा ये निकालना है। तो हमें ए और बी के 4 दिन का काम निकालना है। तो 5 और 4 9 एक दिन में काम करते हैं दोनों मिलकर। 4 दिन में कितना काम कर लेंगे? 36 काम। तो जो 36 काम आया है वो 80 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 44। अब जो 44 काम बचा है वो कौन अकेला करेगा? बी। तो बी एक दिन में कितना करता है? 4। तो 44 करने में उसको कितने दिन लगेंगे? 11। तो आई होप अगर ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर इसी तरीके से और वीडियो पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये एक्सप्लेनेशन जो मैं कर रहा हूं आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसी तरीके से और एक्सप्लेन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक 48 पुरुष एक खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं, 15 दिनों में इसे कितने पुरुष खोद सकते हैं? तो इसको करने के लिए एक आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, यूज नहीं करना, बस याद करना है। देखो क्या होता है, M1 D1 और H1, मतलब ये हो गए मैन, ये हो गए डेज, ये हो गए आवर। आदमी, दिन और घंटे अपॉन W1 इज इक्वल टू होता है M2 D2 H2 बाय W2। इसको याद कर लेना है। आप ये 3 वेरिएबल मिलेंगे और ये कार्य से आप भाग देंगे, इक्वल होता है, इनको कंपेयर करके आप यहां पे लिख सकते हैं। इनमें से कोई 2 या कभी कभी तीनों वेरिएबल आपको मिल जाते हैं। उन्होंने बोला है कि 48 पुरुष, तो 48 पुरुष कितने दिन में खोज सकते हैं? 20 दिन में। 48 पुरुष 20 दिन में खोज सकते हैं, तो ये टोटल कार्य आ गया। इक्वल क्या करना है? अब कार्य तो यहाँ पे दिया नहीं है तो लिखना नहीं, जो जो आपको दिया है उनको लिखना है बस। तो 48 पुरुष एक खाई को 20 दिनों में खोज सकते हैं, तो लिख लिया हमने इक्वल। फिर बोला उन्होंने 15 दिनों में, मतलब ये D2 आ गया, ये D1 आ गया, ये M1 आ गया। आपको क्या निकालना है? M2 निकालना है। तो यहां लिख देंगे M2 इंटू D2। D2 कितना है? 15 दिन। कितने हैं? 15 दिन। तो 15 दिनों में कितने आदमी खोज सकते हैं? तो यहाँ पे आपको अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या करेंगे? 48 गुणित 20, गुणा कभी नहीं करना आपको। जितने छोटे डिजिट होंगे उनको आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, आपको यहां इन दोनों का गुणा नहीं कर देना है, एज इट इज लिख देना है, अपॉन लिख देना है 15। अब आपको कैंसिल करना है, ना कि उन नंबर को बड़ा बनाना है, उनको छोटा बनाने की कोशिश करना है। क्या करेंगे? 5 से कट रहे हैं, 5 तेरी 15, 5 चौके 20 हो गया। अब 3 एकम 3, 16 ती 48। क्या बचा हमारे पास? 16 इंटू 4, मतलब 16 चौको 64। 64 बराबर क्या आ गया आपका? M2। कितने आदमी की आवश्यकता होगी? 64 आदमी की आवश्यकता होगी। हमने क्या किया? उन्होंने बोला है 48 पुरुष 20 दिनों में खोज सकते हैं, तो 15 दिनों में कितने पुरुष खोज सकते हैं? तो बस इनको लिखा, इस तरीके से फॉर्मूला बनाया, इनको जब काटा तो कितना आ गया? 64 वर्ष। अगला क्वेश्चन, विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु दी है 24 वर्ष।
60 वर्षों के पश्चात पति और पत्नी की औसत आयु का कितनी है? 22 वर्ष। आपको इस समय पुत्र की आयु बतानी है। तो ये ध्यान रखना, इसमें मिसप्रिंट है। अगर आप 24 रखोगे तो आएगा 4 वर्ष, ये यहाँ पे दिया है 25 वर्ष, तो आप यहाँ पे आएगा 2। तो हम किसको, इंग्लिश लैंग्वेज को वो स्टैंडर्ड मानते हैं, तो ये नहीं रखेंगे। कितनी रखेंगे? आपको यहाँ पे 25 वर्ष को रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, देखो उन्होंने बोला है कि पति और पत्नी का औसत कितना है? पति प्लस पत्नी का औसत कितना है? औसत है 25 वर्ष। कितना है? 25 वर्ष। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो 2 नंबर है उनको जोड़ते हैं, बटे 2 कर देते हैं, है ना, बटे 2 करते हैं, तब तो औसत निकलेगा। तो इनकी आयु का योग पूछ लिया जाए तो योग क्या होगा? पति की आयु प्लस पत्नी की आयु, तो योग कितना होगा? 25 दूनी 50, है ना। तो इसको आपको मैन्युअली करना है, इस तरीके से नहीं करना। कैसे करना है? उन्होंने बोला है कि पति की और पत्नी की औसत आयु दी है 25 वर्ष, तो उनका कुल कितना हो जाएगा? कुल योग कितना हो जाएगा? हमें यहां से स्टार्ट करना है। कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50। आई बात समझ में? ये वाला टाइम हमें खर्च नहीं करना। कैसे पता चलेगा कि हमें ये करना है? तो उन्होंने बोला है औसत मतलब एक वैल्यू दी होगी, है ना, दोनों जन की योग कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50। ये आयु है, उन्होंने बोल के रखा है 7 वर्ष पहले की। अब 7 वर्ष पश्चात उनके पास एक बेटा भी आ गया, और 7 वर्ष पश्चात उनकी कुल आयु का औसत कितना है? 22 वर्ष। तो ये कितना है? 7 वर्ष पहले का योग हो गया। 7 वर्ष पहले का योग कितना है? 50। अब जब 7 वर्ष बाद इन दोनों का योग कितना होगा? 7 पत्नी का बढ़ेगा, और मान लो यहाँ पे पति की आयु कितनी है? 25, पत्नी की आयु कितनी है? 25, है ना। तो इन दोनों का जब योग करोगे कितना हो जाएगा? 50। अब 7 वर्ष बाद 7 इसमें ऐड हो जाएंगे और 7 इसमें भी ऐड हो जाएंगे, है ना। तो अब कितनी आयु हो गई इनकी? 25 और 7 32, और इसकी भी कितनी हो जाएगी? 32। तो हमने टोटल कितना हो गया? वर्तमान में टोटल कितना हो गया? वर्तमान में टोटल हो गया 32 दूनी 64 वर्ष। कितना आ गया? 64 वर्ष। लेकिन हमें ये अप्रोच नहीं रखना है। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने क्या देखा कि उनकी आयु का औसत कितना है? 25, है ना, 7 वर्ष पहले। तो कुल कितना होगा? 25 दूनी 50। अब उन्होंने बोला 7 वर्ष पश्चात, तो 7 पति की बढ़ेगी और 7 पत्नी की बढ़ेगी, तो कितना बढ़ाना है हमें? 14 वर्ष। तो हमारा यहां से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 64 वर्ष। ये सारे स्टेप हमें बिल्कुल भी नहीं करना, इनसे टाइम कंज्यूम होता है। हमने यहाँ पर डायरेक्ट कितना निकाल लिया? 64 वर्ष। अब अगला है क्या? उन्होंने बोला है पति, पत्नी और पुत्र की आयु का औसत कितना है? 22। यहाँ पे फिर वही बात आ गई, औसत कितना है? औसत है कितना है? 22। 3 जन का औसत है 22, तो योग कितना होगा? 22 तिया 66। कितना योग होगा? 66। कुल कितना होगा? 66। वर्तमान में 3 लोगों का योग कितना है? 66, और वर्तमान में 2 लोगों का योग कितना है? 64। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आप देखो 2 वर्ष। तो ये जो 2 वर्ष डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें बच्चे की आयु भी ऐड है। तो बच्चा कितने वर्ष का हो जाएगा? आपका 2 वर्ष का हो जाएगा। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं बता देता हूं आपको क्या करना है। यहाँ पे मैं रब करके आपको दिखा देता हूं। देखो इस तरीके से क्वेश्चन एक ना एक आपको हर शिफ्ट में मिलेगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें टाइम कंज्यूम करने से या टाइम खर्च करने से कुछ मिलेगा नहीं, आपको एक ही नंबर मिलेगा। क्यों ना हम इसको बहुत जल्दी कर लें। देखो इस क्वेश्चन में हमें करना इतना ही है। क्या लिखा है उन्होंने कि पति और पत्नी की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। तो हमने क्या लिखा? उनको योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 50 वर्ष, है ना। अब उन्होंने बोला 7 वर्ष पश्चात, ठीक है, 7 वर्ष पश्चात मतलब ये 7 वर्ष पहले की आयु दी होगी, है ना। अब 7 वर्ष पश्चात 7 पति बढ़ेगा और 7 पत्नी बढ़ेगी, तो योग कितना करना पड़ेगा इसमें? 14। कितना हो गया? 64 वर्ष इनकी वर्तमान आयु का योग हो गया। वर्तमान में आयु का योग कितना हो गया? 64 वर्ष। अब उन्होंने एक और लाइन लिखी है कि पति, पत्नी और पुत्र की आयु का औसत कितना है? 22 वर्ष।
तो इनका योग कितना हो जाएगा वर्तमान में, 22 तिया 66। इन दोनों का अंतर कितना है, 2 वर्ष, है ना। तो ये कितनी किसकी आयु हो जाएगी, पुत्र की आयु। बस इतना करना है और आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन लिखा है, पीतल की एक कृति के में जस्ते एवं तांबे का अनुपात है 4:5। इसी प्रकार की 180 किलोग्राम की एक कृति में जस्ता की मात्रा क्या होगी। इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से नहीं करना है आपको। क्या लिखा है, 4:5 दिया है। 4 कितना है, किसका है, जस्ते का है ना। और तांबे का कितना है आपका, 5। इन दोनों का योग कितना है, 9, है ना। इन दोनों के योग से आपको जो आपकी कुल संख्या दी है 180, उसको भाग दे देना है ना। 9 दूनी 18, कितना आ गया, 20। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20। आपको जस्ते की मात्रा निकालना है, तो जस्ते की वैल्यू कितनी है, 4। इसमें गुणा कर देना है किसका, 4 का। 20 चौके आ जाएंगे 80। कैसे किया, एक बार फिर से देख लो। जो आपको संख्या दी है और जो अनुपात दिया है उसको ध्यान से देखना है। ये कोई चीज आपको लिखना नहीं है, आपको कैसे करना है वो देख लो। जस्ते और तांबे का अनुपात लिखा है तो 4:5 है। कुल जस्त मतलब कुल सामग्री कितनी है, 180 किलोग्राम, है ना। इन दोनों का योग कितना हो गया, 9, है ना। 9 दूनी 18। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। आपको कितनी यूनिट की निकालनी है, 4, तो 20 चौके 80। इतना करना है, बस इतना रिटर्न वर्क होना चाहिए आपका, ना कि ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8934 से घटाया जाना चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इसको 2 से 3 विधि से हल कर सकते हैं। एक होता है यूनिट मेथड्स, एक होती है आपकी जो इनके पास स्क्वायर है उससे। तो देखो, अगर यूनिट मेथड से करना है तो आपको पता है कि जब भी आप किसी चीज को वर्ग करते हैं तो वर्ग के आखिरी में 2, 3, 8 और 7 ये नंबर नहीं आते, है ना। जब किसी भी चीज का वर्ग करते हैं तो आपको ये 0 भी नहीं मिलेगा, डबल 0 मिलता है, 0 नहीं मिलता। तो 2, 3, 7, 8 ये नंबर आपके नहीं आएंगे। उन्होंने बोला है कि यूनिट डिजिट से देख सकते हैं, है ना। तो ये जो नंबर है कितना है, 3934। इसमें से क्या घटाया जाना चाहिए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप घटा के देख लो, जैसे 4 घटाओगे 94 घटाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 0, और 13 में से 9 गया 4, 40। आखिरी में 40 किसी भी स्क्वायर में नहीं होता, तो ये तो घटाने से आएगा नहीं। फिर बात करते हैं 96 घटाने से, 3934। इसमें से 96 घटाओ, 96 घटाओगे तो कितना, 14 में से 6 गए 8। अभी देखा है कि 8 तो आखिरी में आएगा नहीं उस नंबर की, तो ये भी नहीं है। फिर बात करते हैं 98 की और 100 की। पहले 100 घटाओ तो लास्ट में आएगा 4, तो जब इसमें से 100 घटाओगे तो लास्ट में आएगा कितना, 34, है ना। कितना आ जाएगा, 88, 34 बचेगा। तो 34 भी आखिरी में नहीं आता, तो ये नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 98। या फिर इसको एक और विधि से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देख लो। देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके आसपास कौन सा स्क्वायर है। क्या बोला है, 89, 34। 89, 34 के आसपास कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप इसके आसपास का कोई नंबर सपोज कर लें। जैसे हमने देखा कि 90 का स्क्वायर क्या होता है, 9 81, है ना, 8100 होता है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब हम देख लेते हैं 95 का स्क्वायर, है ना। 95 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो, जब भी यहाँ पे एक चीज मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जब भी आपको किसी नंबर में ऐसा नंबर मिल जाए जिसके लास्ट में 5 है, तो उसको कैसे निकालते हैं। तो जैसे 95 है तो 5 का स्क्वायर लिख के यहाँ लिख दिया, कितना हो गया, 25। अब कितना बचा, 9, है ना। 9 में एक जोड़ो, कितना आ गया, 10। तो 10 को गुणा कर दो किसमें, 9 में। तो 9 नाम 90। 90, 25 किसका स्क्वायर आ गया आपका, 95 का। एक बार और देख लो, 5 का स्क्वायर आ गया 25, और 9 में एक जोड़ा सो हो गया 10, और 10 नाम 90 यहां लिख दिया। तो 90, 25 स्क्वायर है किसका, 95 का, और 90 का स्क्वायर है 81। अब एक और ये जो नंबर है इससे तो छोटा है ना। जो 89, 34 है, 90, 25 से छोटा है, तो ये नंबर तो नहीं है। इसके जस्ट पहले कौन सा है, 94, है ना। अब 94 का स्क्वायर निकाल लेंगे हम। तो 94 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो, 94 का स्क्वायर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे
कैसे निकालते हैं? 94 का स्क्वायर, इसको भी देख लो, ये 100 से कितना कम है? 100 माइनस 6 इसको लिख सकते हैं, है ना, 100 माइनस 6 लिख सकते हैं। अब ये जो 6 है इसका स्क्वायर कर दो, 6 6 36 हो गया। अब इस 6 को इस 94 से और घटा दो तो कितना बचेगा? 88। तो ये किसका स्क्वायर हो गया? 94 का। इस तरीके से जो स्क्वायर निकालने की वीडियो है मैं इसके बाद ही डालने वाला हूं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा। अब देखो 94 का स्क्वायर कितना है? 88, 36 और 95 का कितना है? 90, 85। तो इतना आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए और हमारा नंबर कितना है? 89, 34। तो इन दोनों का अंतर हमारा आंसर हो जाएगा, इसका और इसका अंतर हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो 89, 34 में से आप 88, 36 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 14 में से 6 का कितना आ गया? 8, है ना, 3 3 और 13 में से 9 गया, सॉरी 13 में से 6 गया, यहाँ 13 में से 4 गया 9। अब 9 में से 9 गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो कितना आ गया? 98। आई होप ये आंसर समझ में आ गया। अगर आपने इसको पहली बार देखा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, बाकी ये बहुत इजी है। जब आपको आने लगेगा तो ये आपको बहुत आसानी से ये आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि x/5 समतुल्य है किसके? 9/15 का। तो x का मान, तो ये किसके समतुल्य है? 9/15 का। तो आपको किसका मान निकालना है? x का। कुछ नहीं करना, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, x बराबर कितना आ गया? 3। ऐसे ही करना। देखो उन्होंने बोला x/5 किसके बराबर है? 9/15 के। आपको 9 काट देना है, जैसे ही काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3। ज्यादा कैलकुलेशन करने से कोई फायदा है नहीं। अगला क्वेश्चन है, x² बराबर 42, 24, ये आपको दिया है। x² = 42, 24। तो आपको क्या बताना है कि इनमें से क्या सही होगा। तो आपको फिर से वही काम करना है कि इसके आसपास कौन सा नंबर स्क्वायर है ना। आप देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 और 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। तो इनके बीच में तो ये नंबर है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 25 का होता है 625 और ये होता है 576, तो इनके बीच में तो ये नंबर है नहीं, है ना। फिर देख लो ये यहाँ पे अब ये आंसर मिल रहा है, अब इनको निकालेंगे कैसे, ये आपके सामने आता है। तो आप देखो ये किसका स्क्वायर हो सकता है। देखो अगर आपसे बात करें 65 का स्क्वायर कितना होता है ना, 65 का 55 25, है ना, और 55 25 अभी निकाल के देखा हमने। 55 25 लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिया, और 6 है यहाँ तो +1 कर दिया 7, और इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिख दो 7 6 42। अब देखो 42 25 किसका आंसर है? 65 का, और ये 42 24, है ना। तो 42 माने 65 के स्क्वायर से तो थोड़ा सा कम होना चाहिए जो नंबर आएगा हमारा, है ना। अब 64 का कितना होता है ये भी देख लो। 64 का कितना होता है? तो 64 का होता है 4 चौक, देखो अब इसको भी देख लो कैसे निकालते हैं। 64 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इन दोनों का गुणा करो, 4 चौको 16 हासिल आई 1, 6 चौको 24 और 6 चौको 24, 24 दूनी 48 और 1 49, है ना। अब बचा 4, इन दोनों को गुणा कर दो, 6 6 36 और 4 36 और 4 40, 40 96 किसका स्क्वायर हो गया? 64 का। तो अब यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है जो x है वो 64 के स्क्वायर से बड़ा है और 65 के स्क्वायर से छोटा है, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखो एक बार अगर चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसको फिर से बता दूंगा। अब लिखा है महत्तम 4 अंकीय संख्या जो पूर्ण वर्ग है उसको निकालना है। पूर्ण वर्ग निकालना है तो सबसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है कितनी? 10,000। तो 10,000 किसका स्क्वायर होता है? आप देख लो 100 का स्क्वायर होता है। 100 का जब डबल करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे तो किसका हो जाएगा? 10,000। अब आप इससे एक कम का स्क्वायर निकाल के देखो, है ना, तो कितना हो जाएगा? 99 मतलब 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ये संख्या किसके पास है? 100, तो इसको आप लिख सकते हैं 100 - 1, है ना, 100 - 1। अब जब इसको लिखेंगे 100 - 1, अब इसका स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को लिखेंगे 1,
लेकिन एक अकेला नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 1। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो जिस नंबर से हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें कितने जीरोस हैं? 2। तो हमारे नंबर कितने होने चाहिए? 2, है ना। तो इसको 10 नहीं बना देना, इसको लिखना है आगे 0। तो 0 1 करके 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो माइनस का 1 है इसको 99 से एक बार और कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 98। 98 0 1 किसका स्क्वायर हो गया? 99 का। और इससे ज्यादा जब नंबर लेते हैं तो वो कितने नंबर की बन जाती है? 5 की। तो सबसे बड़ा कौन होगा? 98 0 1। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्क्वायर कि अगर आपको शॉर्टकट या इस तरीके से कैसे स्क्वायर निकाले जाते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं, एक वीडियो सेपरेट वीडियो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप इसी तरीके की और वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगामी वीडियो में मैं स्क्वायर की जो शॉर्टकट्स हैं वो बता दूंगा। जल्दी मिलते हैं आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।